प्यारे बच्चों नमस्कार। मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आज 12th मैथमेटिक्स के इस टॉपिक में हम सीखते हैं उपसारणिक। 2-3 टॉपिक सीखेंगे और साथ में कुछ क्वेश्चनों को भी बनाएंगे, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा, पहला टॉपिक है उपसारणिक माइनर। अब ये उपसारणिक माइनर कहते किसे हैं, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन में लिखता हूँ और ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। किसी सारणी के अवयव aij का उपसारणिक वह सारणिक होता है। देखिए, तो इसका मतलब यहाँ पर हमने डेफिनेशन में एक चीज़ देखी कि कोई भी अगर डिटर्मिनेंट दिया है तो उस डिटर्मिनेंट का यदि हमको माइनर निकालना है, किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो वह क्या होगा, एक सारणिक होगा। क्योंकि माइनर है क्या, एक सारणिक है, ठीक है। वह सारणिक होता है जो आईवी पंक्ति व जेवें स्तंभ के अवयवों को हटाने से प्राप्त होता है। तो ये इस माइनर की डेफिनेशन है। तो माइनर की डेफिनेशन कहता क्या है कि कोई भी अगर हमको सारणिक दिया है, तो ध्यानपूर्वक देखेंगे इसको क्या है डेफिनेशन। तो किसी सारणिक के अवयव aij, ठीक है, और उपसारणिक हमेशा किसी न किसी एलिमेंट का निकलेगा, ठीक है। वह सारणिक होगा। उपसारणिक जो है, माइनर जो होगा, वो एक डिटर्मिनेंट होगा जो उस माना aij अवयव का आप उपसारणिक निकाल रहे हैं, तो आप आईवी पंक्ति को भी हटा दोगे और जेवे स्तंभ को भी हटा दोगे और बचा हुआ सारणिक आपका आ जाएगा। तो हमने क्या लिखा, आईवी पंक्ति व जेवे स्तंभ के अवयवों को हटाने से प्राप्त होता है। क्लियर है। अब उपसारणिक को हम किससे दिखाते हैं, ध्यान से देखेंगे। अवयव aij का उपसारणिक क्या होता है, mij होता है, ठीक है। ये इसका इंडिकेशन है। अर्थात आप कोई भी एलिमेंट aij है तो उसका उपसारणिक आप किसके द्वारा दिखाओगे, mij करके दिखाओगे, ठीक है। m मीन्स माइनर, ij का मतलब जो अवयव है। अगर हम कहें, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। माना हमको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, एक सारणिक दिया हुआ है, ठीक है। a इक्वल या डेल इक्वल कोई भी सारणिक दिया हुआ है। एग्जांपल है डेल इक्वल 2 -3 1 2 4 1 0 -1 2। ये हमको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, इस डिटर्मिनेंट में कितने एलिमेंट हैं। ये a11 है, ये a12 है, ये a13 है, a21 है, a22 है, a23 है, a31, a32, a33 है। तो इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट के हम कितने माइनर निकाल सकते हैं, 9 माइनर निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे सपोज दैट इसका एलिमेंट 2 है, इसका अवयव क्या है, 2। तो इस 2 अवयव की पोजीशन क्या है, a11 है। तो a11 है तो मैं m11 निकालूंगा। क्यों, क्योंकि a11, देखिए a11 का मतलब हुआ पहली पंक्ति का पहला अवयव। वो अवयव कौन है, 2 है। तो इस अवयव 2 का 2 अवयव की पोजीशन क्या है, a11 है। तो इसका माइनर क्या होगा, m11 होगा। तो अब a11 का यदि मैं माइनर निकालूंगा तो आईवी पंक्ति भी हटानी है, जेवा स्तंभ भी हटाना है। अर्थात इसका पहली पंक्ति भी हटा दूंगा और पहला स्तंभ भी हटाऊंगा। तो पहली पंक्ति भी हटा दी और पहला स्तंभ भी हटा दिया, तो बचा क्या, 2 1 -1 2। तो क्या बच गया, 2 1 -1 और 2 बच गया। ये हमारा माइनर बन गया, किसका, इस अवयव 2 का माइनर हो गया, हुआ। अब 2 का माइनर है तो 2 की पोजीशन देखनी है पहले, कौन सी है, aij का मतलब a11 पहली पंक्ति का पहला स्तंभ है। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 माइनस होता है, तो -1 इंटू -1 क्या हुआ, -1 इक्वल माइनस प्लस, तो 4 और 1 5 हो गया। क्लियर। अगर सपोज दैट मैं M12 निकालूंगा, M12 का मतलब अवयव क्या है, -3,
तो इस -3 वाले जो अवयव है उसका माइनर निकालूंगा तो इसकी पोजीशन क्या है, A12 है। अब A12 का मीनिंग क्या हुआ, A12 का माइनर कौन होगा, इसकी पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को हटाएंगे। तो पहली पंक्ति हटा दी और दूसरे स्तंभ को हटा दिया, पहली पंक्ति हट गई, दूसरा स्तंभ हट गया। और इसके सीक्वेंस को नहीं बदल रहा है आगे पीछे, जो जिस क्रम में है उसी क्रम में आएगा, जो आगे है आगे, जो पीछे है पीछे, जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है नीचे आएगा। तो बचा क्या, 1 1 0 2, ये पंक्ति हट गई, ये कॉलम हट गया। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 माइनस 1 शून्य, शून्य बराबर कितना हो गया, 2। क्लियर। ऐसे ही आपके इसके कितने माइनर निकलेंगे, M33 तक आपके निकलेंगे। अगर सपोज दैट मैं M33 निकालना चाहता हूँ तो M33 माइनर किस वाले अवयव का होगा, A33 का होगा। अब A33 अवयव कौन है, ये 2 है। अरे तीसरी पंक्ति का तीसरे स्तंभ का माइनर निकालना हो तो ये तीसरी पंक्ति का तीसरा कॉलम भी हट गया और ये तीसरी पंक्ति भी हट गई। देखिए ये पंक्ति भी हटी, ये कॉलम भी हटा। तो बचा क्या, 2 -3 1 2 बच गया। अब इसको वो कीजिए, सॉल्व कीजिए तो 2 दूना 4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्योंकि यहाँ से माइनस आएगा। तो 3 1 जा 3 इक्वल कितना हो गया, 7। तो क्लियर है। तो हम माइनर कैसे निकालते हैं ये आपने सीख लिया, बहुत इजी है ना। जिस भी अवयव का आप माइनर निकालोगे तो उस अवयव की पोजीशन के हिसाब से, माना वो अवयव AIJ है, अर्थात AIJ उसकी पोजीशन है, तो उसका मतलब उस पोजीशन की आप वो पंक्ति हटा दोगे और उस पोजीशन का वो क्या हटा दोगे, स्तंभ हटा दोगे। तो जो बचा हुआ सारणिक होगा वही उसका क्या कहलाएगा, माइनर कहलाएगा। ठीक है। और माइनर को हम हिंदी में कहते हैं उप सारणी। क्लियर। ठीक। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सहखंड। ठीक है। अब फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और आने वाला है इसमें, क्योंकि ये एक्सरसाइज नहीं आएगी तो इसके आगे वाली एक्सरसाइज में फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है। अगला टॉपिक है सहखंड। इसको हम कहते हैं क्या कहते हैं, कोफैक्टर। क्लियर। अब ये कोफैक्टर होता क्या है, ठीक है, इसको समझेंगे और ध्यान से। माइनर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर माइनर निकालने आ गए हैं तो आप इसका कोफैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है। किसी सारणी के, अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। हाँ, किसी सारणी के अवयव AIJ का सहखंड, अवयव AIJ का सहखंड क्या होगा, कैपिटल AIJ होगा। ये डिग्री डेफिनेशन क्या लिखा, किसी सारणी के अवयव AIJ का सहखंड जो होगा वो क्या होगा, बताइए, कैपिटल AIJ होगा। लिख दिया, डेफिनेशन कंप्लीट। अब कैपिटल AIJ क्या है, जहां कैपिटल AIJ इक्वल होगा -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ होगा। अर्थात आपने करना क्या है कि किसी भी अवयव AIJ के माइनर को हम क्या कहेंगे, कैपिटल AIJ कहेंगे, और उसकी वैल्यू कैसे होगी, -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। अर्थात MIJ क्या है, माइनर है। MIJ क्या है, माइनर। अरे इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ा, MIJ माइनर है और माइनर को उसके पोजीशन साइन के अकॉर्डिंग, अर्थात जो स्थान चिन्ह होता है, क्योंकि -1 की पावर I प्लस J जो होता है वो अवयव के किसको दिखाता है, उसके पोजीशन चिन्ह को दिखाता है। अरे स्थान चिन्ह हुआ ना, तो स्थान चिन्ह को जो माइनर होंगे उनको उनके चिन्हों के साथ लिख देना, क्या कहलाएगा, सहखंड कहलाएगा, अर्थात कोफैक्टर कहलाएगा। ठीक है। कोई टफ है, बहुत इजी है। अब देखिए, जैसे सपोज दैट हम कहते हैं कोई भी एक आपको माना डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, कोई भी डिटर्मिनेंट है, डेल दिया हुआ है। अब मेरे को माना सपोज दैट इसके A11 निकालना है, तो A11 इक्वल क्या होगा, -1 की पावर 1 प्लस 1। अरे I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो -1 की पावर 1 प्लस 1 इंटू क्या हो जाएगा, M11 हो जाएगा। अब -1 की पावर 2 हो गया, तो -1 की पावर 2 क्या हो गया, प्लस, तो क्या हो जाएगा, M11 हो जाएगा। इट मीन्स उसका साइन क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। इसका मतलब पहली पंक्ति के
अर्थात AI11 कोई भी अवयव A11 है तो उसका जो सेकंड होगा वो किसके इक्वल होगा, उसके माइनर के ही इक्वल होगा। ठीक, अगर मैं निकालूं A12 निकालूं तो A12 की वैल्यू क्या होगी, -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 हो जाएगी। अब -1 की पावर 3 किस में आएगा, माइनस में आएगा और क्या हो जाएगी, M12 हो जाएगी। क्लियर। और M12 कैसे निकालते हैं ये आपने इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ लिया है। बस हम कर क्या रहे हैं, उसके पोजीशन लिख रहे हैं। देखिए A11 का पोजीशन साइन क्या है, प्लस। अब A12 होगा ना अवयव, तो उसका पोजीशन साइन क्या होगा, माइनस। अब ऐसे ही अगर A13 का निकालेंगे तो प्लस आ जाएगा। देखिए -1 की पावर I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 3, तो 1 + 3 इंटू M13 इक्वल -1 की पावर 4, तो किस में आएगा, प्लस में, तो क्या हो जाएगा, M13 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमने करना क्या है, एलिमेंट को उसके पोजीशन साइन के अकॉर्डिंग लिख देना है। ठीक है, और एक ही बताइए, किसी भी सारणिक के कितने सहखंड निकलेंगे, जितने उसके अंदर एलिमेंट होंगे। ठीक है, क्लियर। अगर किसी सारणिक में 4 एलिमेंट है तो उसके कितने सहखंड होंगे, 4 होंगे। किसी सारणिक में यदि 9 एलिमेंट है तो उसके कितने सहखंड होंगे, 9 सहखंड होंगे। क्लियर। 16 अवयव हैं तो कितने सहखंड होंगे, 16 ही सहखंड होंगे। क्लियर। हर अवयव अपना क्या निकालेगा, एक सहखंड निकालेगा, और सहखंड कैसे निकालते हैं उसका हमारे पास ये फॉर्मूला लिख दिया है। क्लियर। आइए अब इसका एग्जाम्पल मैं क्वेश्चनों में ही देता हूँ, कैसा रहेगा, एक्सरसाइज के साथ ही हम इसके क्वेश्चनों को बनाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.4, एक्सरसाइज 4.4 आपका स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो हमको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 2, -4, 0 and 3 दिया है, और हमसे क्वेश्चन कह रहा है निम्न सारणिकों के अवयवों के उपसारणिक एवं सहखंड ज्ञात कीजिए। अर्थात दिया गया जो डिटर्मिनेंट है इसका मेरे को माइनर भी निकालना है प्रत्येक अवयव का, और उसका कोफैक्टर भी निकालना है, अर्थात उपसारणिक और सहखंड दोनों निकालने हैं। ठीक, तो एक ही बताइए, इस सारणिक में कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं, तो इसका मतलब इस सारणिक के कितने उपसारणिक होंगे, 4 उपसारणिक होंगे। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इसलिए सारणिक के उपसारणिक, पहले हम उपसारणिक बना लेते हैं। ठीक है, अब सारणिक के उपसारणिक बनाएंगे तो पहला उपसारणिक क्या होगा, M11 होगा। क्या होगा, M11। तो M11 का मतलब हुआ पहली पंक्ति के पहले अवयव का, अर्थात इस अवयव का। तो इसका मतलब पहली पंक्ति भी हटाएंगे और पहला स्तंभ भी हटाएंगे, तो पहला स्तंभ हटा दिया, पहली पंक्ति हटा दी, तो बचा क्या, 3, डायरेक्ट 3 आ गया। ये क्या सारणिक यही तो बचा, तो इक्वल 3 का डिटर्मिनेंट क्या हुआ, 3 हो गया। अब आ जाते हैं M12 निकालेंगे, तो M12 कैसे निकलेगा, पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ हटाएंगे, तो पहली पंक्ति हट गई, दूसरा स्तंभ हट गया, तो बचा क्या, 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। अब आते हैं M21 निकालेंगे, 21 का मतलब क्या हुआ, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ हटाएंगे, तो दूसरी पंक्ति हट गई, पहला स्तंभ हट गया, तो बचा क्या, -4, तो -4 इक्वल कितना हो गया, -4 हो गया। अब आते हैं M22 इक्वल कितना हो जाएगा, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ हटाएंगे, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ हटाया, तो बचा क्या, 2, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इक्वल कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस सारणिक के हमारे क्या निकल गए, ये उपसारणिक निकल गए। क्लियर। अब आते हैं सारणिक के क्या निकालना है, सारणिक के सहखंड निकालने हैं। ठीक है, अब सारणिक के अगर मेरे को सहखंड निकालना है तो सहखंड हम कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देते हैं उस पर। ठीक है, तो पहला सहखंड होगा A11। ठीक है, क्यों, अरे इस अवयव का सहखंड निकालना है तो इस अवयव का सहखंड क्या होगा, कैपिटल 11 इक्वल क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। क्लियर। तो -1 की पावर 2, तो वैल्यू क्या आएगी, प्लस, तो M11 की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर 3 आ गई।
अब आते हैं A12 निकालेंगे, अर्थात इस अवयव का सहखंड निकालेंगे। तो -1 की पावर क्या होगा 1 + 2 इंटू M12। अब -1 की पावर -2 क्या होगा माइनस में आएगा, और M12 की वैल्यू कितनी है 0, तो इक्वल क्या हो गया 0 हो गया। ऐसे A21 निकालेंगे, A21 इक्वल क्या होगा -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21। अब -1 की पावर 3 कितना आएगा माइनस, तो माइनस M21 की वैल्यू कितनी है -4, तो -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी 4 आ गई। इजी हुआ। ऐसे एक लास्ट एलिमेंट है A22 इक्वल क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2, अरे I + J इंटू क्या हो जाएगा M22। अब -1 की पावर 4 क्या हुआ प्लस M22 की वैल्यू क्या है 2, तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी सारणिक के उपसारणिक और सहखंडों को हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको बेस लेकर के आपने क्वेश्चन अब आपने खुद बनाने हैं, ठीक है। तो आइए एक 3 ऑर्डर का लेते हैं, उसके सारे नहीं निकालेंगे, कुछ निकालेंगे, बाकी आप निकालेंगे, ठीक है। एक प्रोसेस सीख लोगे, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट क्या है 1 0 4 3 5 -1 0 1 2, ठीक है। तो अब हम इसको बनाएंगे कैसे, तो इस क्वेश्चन की अगर हम चर्चा करें तो इसमें कितने एलिमेंट हैं, देखिए 9 एलिमेंट हैं। तो कितने उपसारणिक होंगे 9 उपसारणिक इसके बनेंगे, ठीक है। अरे A11 से लेकर के A33 तक का हर अवयव का एक उपसारणिक होगा। तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे, इसलिए सारणिक के क्या निकलेंगे उपसारणिक निकलेंगे, ठीक है। तो पहला उपसारणिक क्या कहलाएगा M11 कहलाएगा, ठीक है। M11 किस अवयव का होगा A11 का होगा। तो इसकी पहली पंक्ति को हटाएंगे, पहले स्तंभ को हटाएंगे, तो बचा क्या 5 - 1 1 2, तो क्या आएगा 5 - 1 1 2 इक्वल कितना होगा 5 दूना 10, माइनस होगा 1 1 जा 1, तो माइनस माइनस +1 इक्वल कितना हो गया 11 हो गया। अब निकालेंगे M12 निकालेंगे, अर्थात पहली पंक्ति के दूसरे स्तंभ का उपसारणिक निकालेंगे। तो पहली पंक्ति के दूसरे अवयव का पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तो 0 का उपसारणिक निकला। तो पहली पंक्ति हटेगी, दूसरा कॉलम हटेगा, तो पहली पंक्ति हटाई दूसरा कॉलम हटा, तो बचा क्या 3 - 1 0 2, 3 - 1 0 और 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 2 जा 6 -0 इक्वल कितना हो गया 6। ऐसे क्या निकलेगा M13 निकलेगा। M13 क्या निकलेगा इस अवयव का निकलेगा। तो पहली पंक्ति का तीसरा स्तंभ हटेगा, पहली पंक्ति हटी तीसरा स्तंभ हट गया, तो बचा क्या 3 5 0 1, 3 5 0 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3 5 0 0 इक्वल कितना आ गया 3 आ गया। क्लियर। ऐसे इसके बाद क्या निकलेगा M21 निकलेगा। M21 का मतलब क्या हुआ दूसरी पंक्ति के पहले अवयव का, तो दूसरी पंक्ति का, तो M21 किसका होगा इस अवयव 3 का निकलेगा, इस अवयव का निकलेगा ना। तो इस अवयव का यदि मेरे को माइनर निकालना है तो इसका मतलब दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ हटाना है। तो दूसरी पंक्ति हट गई, देखिए दूसरी पंक्ति हटा दी हमने, और पहला क्या हटाया स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति हटी और पहला क्या हटा स्तंभ। देखिए दूसरी पंक्ति हटाए, ये दिख रही है आपको दूसरी पंक्ति कौन सी वाली है 3 5 1, ये पूरी हट गई, और पहला स्तंभ क्या हुआ 1 3 0, तो दूसरी पंक्ति हटी पहला स्तंभ हटा, तो बचा क्या 0 4 1 2, तो क्या बचेगा 0 4 1 2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे 0 × 2 0, -4 1 जा 4 इक्वल -4। ऐसे ही आप डैश डैश कहाँ तक निकालेंगे M33 तक आप निकाल सकते हैं।
निकाल सकते हैं M33 तक का। तो कितने और निकलेंगे, 9 बनेंगे टोटल। ठीक है, अब आप इसको कैलकुलेट करेंगे। ऐसे ही अब हमको क्या निकालना है, सारणी के क्या निकालने हैं, सहखंड निकालने हैं। ठीक है, तो सारणी के सहखंड निकालने के लिए पहला सहखंड क्या होगा, कैपिटल A11, ये इसका इंडिकेशन है। ठीक है, तो कैपिटल A11 इक्वल क्या होगा, -1 की पावर I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो 1I + J इंटू M11 इक्वल -1 की पावर 2 कितना हुआ, प्लस, और M11 की वैल्यू कितनी है, 11, ये हो गया। ऐसे ही A12 निकालेंगे, तो A12 की वैल्यू क्या निकलेगी, -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12। अब -1 की पावर 3 कितना आएगा, माइनस, और M12 की वैल्यू कितनी है, 6, तो कितना आ गया इसका सहखंड, -6 आ गया। तो कोई टफ है। तो इस प्रकार से आप डैश कहाँ तक निकालेंगे, A33 तक सारी की सारी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। बहुत आसान सा ये टॉपिक है, तो बनाएंगे इसको। तो इस पार्ट को आपने पूरा करना है। ठीक है, तो इसको बेस लेकर के आप इसका फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं। कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा ना। चलिए, अब मैं थर्ड क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा चर्चा कर रहा हूँ और ध्यान से देंगे। ठीक है, लेकिन थर्ड क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आपको एक चीज़ सिखा रहा हूँ और ध्यान से देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज वही है, 4.4 के लिए ही है। एक्सरसाइज 4.4 टॉपिक के लिए ही हम बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अगर सपोज दैट मेरे को एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A11, A12, A21, A13, ये हुआ ना, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमको एक 3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन वाले ने कहा कि इस सारणी के, ठीक है, इस सारणी के क्या निकालना है आपने, पहली पंक्ति के सापेक्ष आपको प्रसार करना है। किसके सापेक्ष, पहली पंक्ति के सापेक्ष आपने इसका प्रसार करना है। तो हम इसको क्या कहेंगे, R1 के सापेक्ष, ध्यान से देखना क्या रूल निकलेगा। सापेक्ष मैंने क्या किया, इसमें प्रसार किया, तो डेल इक्वल क्या हो जाएगा, इक्वल A11। अब प्रसार करने में हम क्या कहते हैं, ये कॉलम पंक्ति, ये कॉलम भी हट जाएगा, ये रो भी हट जाएगी, ये रो भी हटा, ये कॉलम भी हटा, तो बचा क्या, ये बचा A22, A23, A32, A33, ये बच गया ना, डेल इक्वल। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या साइन आता था, माइनस, क्योंकि A12 का पोजीशन साइन है। ठीक, अब A12 आ गया, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ये कॉलम हटाएंगे, ये पंक्ति हटाएंगे, तो बचा क्या, A21, A23, A21, A23, A31, A33। ठीक, प्लस नेक्स्ट क्या आएगा, A13, इसका पोजीशन साइन है वो, A13, इसके लिए ये कॉलम हटाते हैं, ये रो हटाते हैं, तो क्या बचा, ये बच गए 1 2 3 4, तो क्या बचेगा, A21, A22, A31, A32 बच गया। क्लियर हो गया, ये हमारा बच गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए, मैं ये जो मैंने पहली R1 के सापेक्ष इसको प्रसार किया है, इसको माइनर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। किसके फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको मैं, माइनर और कोफैक्टर के फॉर्म में दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान देंगे, इक्वल क्या हो गया, A11, ये मेरा माइनर है। देखिए ये क्या बना है, ये जो वैल्यू बनी है ये मेरा माइनर बन गया। ये कौन सी वाली पंक्ति का माइनर है, A11 वाले अवयव का माइनर बना हुआ है, बना है। तो इस वाली वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, M11 लिख सकता हूँ। क्यों, M11 का मतलब हुआ पहली पंक्ति हट गई, पहला स्तंभ हट गया, तो बचा हुआ सारणिक, ये बचा हुआ सारणिक वही तो है, माइनस A12 इंटू, देखिए ये जो बना हुआ है A21, A23, A31, A33, A21, A23, A31, A33, तो इसका मतलब ये जो बना हुआ है वो A12 वाले अवयव का माइनर बना हुआ है। देखिए ये कॉलम भी हटा हुआ है इसमें कोई एलिमेंट इस कॉलम का नहीं है, इस रो का कोई एलिमेंट है नहीं है,
तो इसका मतलब ये मेरा माइनर है किस अवयव का, A12 का माइनर है, तो A12 हो गया प्लस A13, ये जो बना हुआ है A21 A22 A31 A32, A21 A22 A31 A32, ये जो मेरा बना हुआ है ये पार्ट, ये मेरा माइनर बना हुआ है किसका, A13 वाले अवयव का। ये कॉलम भी नहीं है, ये रो भी नहीं है, तो ये जो बन गया ये क्या बन गया, M13 बन गया ना। तो इसका मतलब जो अवयव है उसी का माइनर इंटू है, जो अवयव है उसी का माइनर इंटू है, जो अवयव है उसी का माइनर इसमें इंटू में आया हुआ है। ठीक है, अब इस माइनर को मैं कोफैक्टर के फॉर्म में लिखता हूँ, ध्यान से देखेंगे, इक्वल। अब ध्यान देंगे मैं इसी को मैं कैसे लिख रहा हूँ। ठीक है, इसके आगे चिन्ह क्या है, साइन जो है वो क्या लगा हुआ है, प्लस। तो प्लस साइन कैसे आया, -1 की पावर 1 + 1। देखिए -1 की पावर 1 + 1 इक्वल क्या हुआ, -1 की पावर 1 + 1 क्या हो जाता है, प्लस हो गया। तो प्लस साइन तो आएगा, क्यों प्लस ही है ना इसके आगे। और इस माइनस को मैं कैसे लिख देता हूँ, प्लस -1 की पावर 1 + 2, ये लिख दिया। देखिए कोई फर्क पड़ा, नहीं पड़ा। -1 की पावर 1 + 2 लिख दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू माइनस आएगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। A13 वाले पार्ट में मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखिए A13 है ना, इस वाले पार्ट को मैं लिख सकता हूँ प्लस -1 की पावर 1 + 3 लिख सकता हूँ ना। तो इसका मतलब -1 की पावर I + j हो रहा है। जिस एलिमेंट का हम माइनर निकाल रहे हैं उसके साथ उसका पोजीशन साइन भी है, देखिए है नहीं। तो A1 तो वैसे ही आ गया, A1 तो वैसे ही आया, देखिए स्मॉल वाला। अब -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11 क्या होता है, A11 हो गया, उसका कोफैक्टर, अरे पहले पंक्ति के पहले अवयव का कोफैक्टर हुआ, -1 की पावर I + j इंटू MIJ, प्लस A12 को ऐसे लिख लेते हैं, A12 ऐसे ही आ गया। अब देखिए इसमें -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12, ये क्या बन जाएगा, इंटू कैपिटल A12 बन गया, अर्थात इसका कोफैक्टर बन गया। प्लस A13 को ऐसे ही ले लेते हैं। अब देखिए -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13, -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13, तो -1 की पावर I + j इंटू MIJ, तो ये किसका कोफैक्टर बना, इंटू कैपिटल A13 का बन गया। तो इसलिए एक चीज ख्याल करना, अगर यहाँ पर जो हमने कोफैक्टर लिए हैं A11 A12 A13, ये किसके कोफैक्टर हैं, पहली पंक्ति के कोफैक्टर हैं। क्यों, R1 के सापेक्ष जब मैंने प्रसार किया तो पहली पंक्ति के कोफैक्टरों के रिस्पेक्ट में इस डिटर्मिनेंट का क्या है, ये वैल्यू है नहीं। अर्थात मैंने इस सारणी की वैल्यू को, इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू थी उसको किसके फॉर्म में लिख दिया, इसके कोफैक्टर के फॉर्म में लिख दिया, लिखा इसके सहखंड के फॉर्म में लिखा। अवयव उसी का रिस्पेक्ट में सहखंड, अवयव उसी के कॉरस्पॉन्डेंट क्या है, सहखंड, अवयव उसी का कॉरस्पॉन्डेंट क्या है, सहखंड है। अर्थात जो एलिमेंट होगा उसी के संगत क्या होना चाहिए, सहखंड भी होना चाहिए। 1 2 1 2 1 3 1 3। अब इसमें आप एक चीज देखिए कि इसमें सब में 1 कॉमन है, देखिए, क्योंकि देखिए सब में 1, पहला वाला I सब में कॉमन है, देखिए I I I I I I, बस J की वैल्यू चेंज हो रही है। अब I की वैल्यू सब में सेम होने का मतलब आप बता सकते हैं कि ये जो सहखंड निकाला है ये मैंने पहली पंक्ति का निकाला है ना। तो इसलिए इसमें ख्याल करेंगे कि कभी भी किसी भी डिटर्मिनेंट का जो सहखंड है नहीं, उसका उस फॉर्म में भी आप किसी भी डिटर्मिनेंट के प्रसार को लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से आप खुद करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको एक हिंट देता हूं। अगर मैं कहूं इस सारणी में दूसरी पंक्ति के सहखंडों का मैंने यूज किया, दूसरी पंक्ति के सहखंडों का मैंने क्या किया, यूज किया, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखो, तो डेल इक्वल क्या होगा, दूसरी पंक्ति के अवयव क्या है, A21, तो उसका सहखंड क्या हो जाएगा, A21, ठीक है, प्लस A22, इसका सहखंड क्या होगा, A22 होगा, प्लस एलिमेंट क्या है, A23 इंटू क्या हो जाएगा, A23 हो जाएगा। अर्थात जो एलिमेंट है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, सहखंड भी है।
है नहीं। तो एलिमेंट और उसी का संगत सेकंड आपस में गुणा होके क्रमागत योग में हमको क्या देता है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू देता है। क्लियर। अगर मैं कहूँ इसको कॉलम नंबर 1 के रिस्पेक्ट में, इस कॉलम नंबर 1 के सेकंडों का प्रयोग करके सारणी का मान निकालना है, तो कॉलम नंबर 1 में कौन सा एलिमेंट है, A11 है, तो इसका सेकंड क्या हो जाएगा, A11 होगा, प्लस A21 हो गया, इसका सेकंड क्या होगा, कैपिटल A21 होगा, प्लस A31 होगा, इसका संगत सेकंड क्या होगा, इंटू A31 होगा। अब देखिए इसमें भी एक चीज कॉमन है, इसमें J कॉमन है, देखिए सब में, ये अंडरलाइन जिसको मैं कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब इसमें आपको देखो, या तो I की वैल्यू सब में कॉमन होनी चाहिए या J की वैल्यू कॉमन होनी चाहिए। इसमें J की वैल्यू कॉमन है। अब J सब में क्या है, 1 है, तो J को देख के आप बता सकते हैं कि ये किसके रिस्पेक्ट में प्रसार है, इसके पहले कॉलम के रिस्पेक्ट में इसका प्रसार है। ठीक है, अब इसको देख के बताएंगे किसके रिस्पेक्ट में प्रसार है। ठीक है, डेल इक्वल A23 इंटू A23 प्लस A33 इंटू A33। अब इसको गैस कीजिए किसके रिस्पेक्ट में प्रसार किया हुआ है हमने, तीसरे। देखिए इसमें कॉमन क्या है, ये देखिए 3 सब में कॉमन है, देखिए ये, इसका मतलब मैंने यहाँ पर कौन से सेकंड यूज किए हैं, तीसरी पंक्ति के अवयवों का सेकंड प्रयोग में लाया है। तीसरी पंक्ति नहीं, तीसरे कॉलम के, अर्थात तीसरे कॉलम के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके डिटर्मिनेंट की क्या निकाली है, वैल्यू निकाल रखी है। क्लियर है। तो कोई टफ है, बहुत इजी सा ही आपका टॉपिक बन जाएगा। ठीक है, जो अवयव उसी के रिस्पेक्ट में उसका सेकंड होना चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, अब ये बताएंगे इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सर इस पर थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में थोड़ा इजी बैठेगा। ठीक है, डेल इक्वल A11 प्लस A22 A32 इंटू A32। क्या इस डिटर्मिनेंट का ये प्रसार हो सकता है, नहीं हो सकता है। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इस वैल्यू के द्वारा कभी नहीं निकलेगी। क्यों, आप देखो मैंने एक चीज़ कही कि अवयव और सेकंड सेम होना चाहिए, कहा तो था ना। देखिए अवयव भी वही है, सेकंड भी वही है, A22 उसी का सेकंड, A32 उसी का सेकंड, बट इसमें I और J कहीं पर कॉमन नहीं है। देखिए किसी में, देखिए 1 1 2 2 3 3, तो I और J सब में अलग अलग है, I सब में क्या है, अलग अलग है। अब देखते हैं J 1 1 2 2 2 2, तो इसका मतलब J की वैल्यू भी इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये किसी भी पंक्ति के अवयवों के रिस्पेक्ट में किसी भी सारणी की वैल्यू नहीं हो सकती है। ठीक है, अगर इस कैलकुलेशन को अगर आप इस डिटर्मिनेंट में यूज करेंगे तो इस कैलकुलेशन की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। हमेशा इसको नोट रखना है कि अगर अवयव कोई भी पंक्ति या किसी भी पंक्ति या किसी भी सेकंड के अवयवों के द्वारा अगर आप डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं निकाल पाए तो उस कंडीशन में उसकी वैल्यू जो हो जाएगी, उस कैलकुलेशन की वैल्यू, क्योंकि डिटर्मिनेंट नहीं हुआ है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू नहीं है, बल्कि उस कैलकुलेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या होगी हमारी, 0। आप निकाल सकते हैं। ठीक है, करके देखेंगे एक बार। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, डेल इक्वल 5 3 8 2 0 1। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंड का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग है, दूसरी पंक्ति के सेकंड का प्रयोग करना है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले इसमें दूसरी पंक्ति के सेकंड निकालेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। यहाँ पे क्या लिखूंगा, सबसे पहले दूसरी पंक्ति के सेकंडों के द्वारा, ठीक है, डेल निकालना है। अब दूसरी पंक्ति के
सेकंडों के द्वारा हमने इस सारणिक का मान निकालना है। तो दूसरी पंक्ति का मतलब ये है, तो इसका मतलब I की वैल्यू सब में कॉमन होगी। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति का अवयव A21 इंटू A21, ये अवयव सेकंड, प्लस इस अवयव का वैल्यू A22 इंटू A22 प्लस A23 इंटू A23 हो गया। कोई टफ है? देखिए बहुत इजी हो गया। क्लियर? अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। A21 की वैल्यू कितनी है? देखिए 2 इंटू इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 की पावर 2 + 1। अब इसका उपसारणिक बनाते हैं। ठीक है, ये कॉलम हट गया, ये पंक्ति, देखिए ये पंक्ति हट गई, ये कॉलम हट गया, तो क्या आया? 3823 आ गया, प्लस A22 इंटू -1 की पावर 2 + 2 I + J इंटू, अब A22 का मतलब दूसरी पंक्ति भी हट गई, दूसरा कॉलम भी हट गया, तो क्या बचा? 5823 ये कॉलम भी, ये पंक्ति भी हटी, ये कॉलम भी हटा, तो क्या बचा? 5813 प्लस A23 -1 की पावर कितना आएगा? 2 + 3। अब ये पंक्ति भी हट गई, दूसरी पंक्ति भी, और ये कॉलम भी हट गया, तो क्या बचा? 5312 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 इंटू ये -1 की पावर 1 + 2 कितना हुआ? 3, तो माइनस की वैल्यू क्या आएगी? माइनस में आ जाएगी, माइनस आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 3 जा 9 माइनस A2 जा 16 प्लस A22 की वैल्यू देखिए कितनी है? 0, और माइनस की वैल्यू +4 प्लस हो जाएगी, तो 5 3 जा कितना हुआ? 15 माइनस 8 1 जा 8, -1 की पावर 2 + 3 कितना आएगा? माइनस आ गया। A23 की वैल्यू कितनी है? 1। अब सेकंड लगाइए। 5 2 जा इसका वैल्यू निकालिए। 5 2 जा 10 माइनस 3 1 जा 3। अब सॉल्व करेंगे। -2 इंटू 16 9 + 16 इक्वल -7 प्लस 0 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सब 0 हो जाएगा जो भी वैल्यू आएगी। -1 मल्टीप्लाई बाई 10 - 3 इज 7। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 7 जा 14 प्लस 0 -1 7 जा 7, तो 14 + 7 इज 14 - 7 इज 7। हमारा इसका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो कोई टफ है? बहुत इजी सा ही आपका एक स्टेटमेंट है। ठीक है, ठीक। तो इसी को ध्यान में रख के आप बहुत सारे अब 4th क्वेश्चन आप बना सकते हैं। 4th क्वेश्चन में कह रहा तीसरे स्तंभ के अवयवों का सेकंड का प्रयोग करना है। तो तीसरे स्तंभ के सेकंडों का प्रयोग करना है। एक बार देख लेते हैं उसको। ठीक है, तो हल्का सा हिंट देंगे, बाकी आप बनाएंगे। ठीक है, तो डेल इक्वल दिया हुआ है 1 1 1 x y z y z z x x y। अब इसमें कह रहा तीसरे स्तंभ के, किसका है? तीसरे स्तंभ के सेकंड प्रयोग में लाने हैं। ठीक है, अब तीसरा स्तंभ है, स्तंभ का मतलब जे की वैल्यू 3 सब में कॉमन रहेगी, तो तीसरे स्तंभ के अवयव ये होंगे ना, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? तीसरा स्तंभ होना है तो A13 इंटू A13, क्यों? जे कॉमन आ गया, जे का मतलब जे 3 होना है सब में, प्लस क्या हो जाएगा? A23 इंटू A23, देखिए तीसरा स्तंभ का अवयव है, प्लस A33 इंटू A33, देखिए तीसरे स्तंभ के अवयव कौन हुए? A13 A23 A33। तो इसके स्तंभ के अवयवों के प्रयोग के तीसरे स्तंभ के सेकंड का प्रयोग करते हुए हमने क्या कर दिया? इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकाली ना। बाकी इस कैलकुलेशन में यहाँ से आप इसके सेकंड निकाल के वैल्यू निकाल सकते हैं। तो करेंगे इसको, बहुत इजी सा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 आप बना सकते हैं। ठीक, एक बार देख लेते हैं फटाफट। देखिए क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो 5th है डेल इक्वल दिया हुआ है A11 A12
A2 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो ये हमको दिया हुआ है जो कैपिटल ए आई जे है वो स्मॉल ए आई जे का क्या है, एक सेकंड है। तो हमने नीचे दिया हुआ है कि जो डेल है डेल होगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट व्यक्त होगा। पहला पार्ट है A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33, ठीक है। सेकेंड पार्ट है A11 A11 प्लस A12 A12 प्लस A13 A13। थर्ड पार्ट है A21 A21 A11 प्लस A22 A12 प्लस A23 A13। फोर्थ पार्ट है A11 A11 प्लस A21 A21 प्लस A31 A31। अब चेक करते हैं कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू इन ऑप्शनों में से किसके द्वारा निकल सकती है, ठीक है। तो पहले हम चर्चा करते हैं, ठीक है। A11 पहले चेक करते हैं कि I या J में से कौन कॉमन है। देखिए I13 तो ये नहीं हुआ क्योंकि अवयव अलग है सेकंड अलग है, तो इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन मेरा गलत हो गया। सेकेंड वाले में A11 A11 A12 A12 A31 A31 अभी तक ठीक चल रहा है, ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या सही है कि गलत है, ठीक है। सही कब होगा, जब अवयव और सेकंड तो सेम होंगे ही होंगे, ठीक है। अवयव और सेकंड क्या होंगे, सेम होंगे, सेम तो होंगे। ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, A31 नहीं है, A13 इंटू A31 है, ठीक है। यहाँ पर सही है, ये ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अवयव अलग है उसका सेकंड अलग हो गया, तो इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन भी मेरा रॉन्ग हो गया, ठीक है। थर्ड वाले में आइए, A21 A11 यहीं पर फेल हो गया, तो थर्ड ऑप्शन भी मेरा फेल हो गया। फोर्थ ऑप्शन में A11 A11 A21 A21 A31 A31। अब देखते हैं I की वैल्यू तो सब में अलग अलग है, बट J की वैल्यू देखिए 1 1 1 1 1 1, तो J की वैल्यू इसमें कॉमन है, तो इसका मतलब J का मान इसमें क्या है, 1 है। तो इसका मतलब J का मान 1 है, तो किसके अवयवों के सेकंड के प्रयोग से किया गया है इसको, पहले कॉलम के, क्योंकि J का मतलब हुआ कॉलम, तो पहले कॉलम के अवयवों के सेकंडों के प्रयोग के द्वारा ये क्या है, सारणी का प्रसार है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या है, सही है। तो बना सकते हैं इसको। तो बहुत आसान सा ये एक एक्सरसाइज है, तो इसको आपने पूरे का पूरा बनाना है, ठीक है।